सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज एक बड़ा अहम केस और उस अहम केस के हवाले से फ़ैसला सामने आ गया है और वो है रिव्यू ऑफ जजमेंट का, और जिस पर जो काबीना ने एक्ट बनाया था पार्लियामान ने उसको कालअदम करार दे दिया गया है और ये कहा गया है कि ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ है पार्लियामान का जो एक्ट बनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियारात हैं उसको ख़त्म करने की एक तरह से ये कोशिश है। अब आज इस सूरत हाल पर क्या मामला हुआ है, ये जो कानूनी तौर पर ये फ़ैसला वो कितना अहम है और इस फ़ैसले को किस तरह से आगे जो है वो ले जाया जाएगा, क्या इस फ़ैसले पर भी कोई नज़रसानी का कोई अपील का मामला हो सकता है नहीं, ये जो आज फ़ैसला हुआ है। और उसके बाद जिस केस के तनाजुर में ये मामला उठा था, यानी कि 14 मई में पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, उन केसेस के आगे क्या मामला होंगे, ये हम हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनसे जानेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर कानूनदान होंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस जो एक्ट के मामलात है इसको किस तरह से आगे कोई चैलेंज किया जा सकता है, या पार्लियामान मौजूद नहीं है, काबीना मौजूद नहीं है, तो अब कौन कस्टोडियन होगा, सिर्फ स्पीकर हैं तो स्पीकर क्या करेंगे, इस सूरत पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब। माहिर कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी रिपोर्टर्स। सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट हैं इमरान वसीम साहब, बहुत शुक्रिया इमरान आपके वक्त का भी, और हमें हमारे साथ जुल्करनैन इकबाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपने सर वो फ़ैसला पढ़ लिया होगा अब तक, तो ये क्या कहेंगे आप, ये जो फ़ैसला आया है, अदालत ने अपना फ़ैसला भी सुना दिया, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब का इजाफी नोट भी है साथ, तो इस फैसले को लेकर क्या चीज़ें सामने आ रही हैं इन फ्यूचर? Sir, I must say one thing in this regard. This was highly anticipated, expected decision, चूंकि जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स आ रहे थे विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले दिन से हम इस केस को फॉलो कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने आइन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करनी है, चूंकि ये जो रिव्यू का इख्तियार है ये आईने पाकिस्तान के अंदर पहले से दिया गया, अगर आप रिव्यू के स्कोप को या इख्तियार को इनलार्ज करना चाहते हैं, इसके स्कोप को वाइडर और ब्रॉड करना चाहते हैं, तो यू हैव टू मेड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत रिक्वायर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपसे रिक्वायर करता है। लेकिन अगर हम मौजूदा असम्बली के स्ट्रक्चर को देखें, पीडीएम की जितनी भी इत्तेहादी जमातें थी, ये सारी की सारी जमातों को मिला के 228 का जो फिगर 2/3 अक्सरियत रिक्वायर करता है वो इनके पास नहीं थी। और जब भी आप आयन के अंदर सादा अक्सरियत के साथ अमेंडमेंट करने की कोशिश करें तो वो हो नहीं सकती, और अगर आप किसी ऑर्डिनरी किसी सादा अमेंडमेंट को या सादा बिल को आयन के ऊपर सुपरसीड करने की कोशिश करें या फोकियत देने की कोशिश करें तो उस लॉ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है दैट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 ये, एक तो जो इलेक्शन के हवाले से फैसला आया था, उस फैसले के हवाले से ये था कि दोबारा से लार्जर बेंच बन जाता, अपील का टाइम गुजर चुका था, एक उस पे रिव्यू जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, नवाज शरीफ साहब का जो केस था और जहांगीर तरीन का केस था, जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, उनका अपील का टाइम भी गुजर चुका था। अब इस कानून के पेश नजर ये चीजें एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट की जा रही थी कि अगर ये बिल जो है वो पास हो जाता है, उन शख्सियात को कि जिनकी 100 मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए फैसला दिया गया, या 184(3) के तहत किसी भी प्राइवेट पिटीशन में फैसला दिया गया और अपील का टाइम गुजर गया, तो वो तमाम लोग जो थे इस रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के तहत दोबारा से रिव्यू कर सकते थे, और एन मुमकिन ये प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी नजर आती है, जिस तरह नैब के केसेस दीगर केसेस के अंदर इनको क्लीन चिट मिल गई, शायद इन केसेस के अंदर भी क्लीन चिट मिल जाती और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर था या जो फ्यूचर था वो दोबारा से तापना की दरशंदा नजर आता है, वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन ये इतना बड़ा फैसला है कि इस फैसले के बाद अब नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन जो कि एक पार्टी को सुपरवाइज भी करें, शायद इन दोनों पार्टीज का, इन दोनों पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के हवाले से जो मुस्तकबिल है इस फैसले की रोशनी में देखा जाए तो शायद तरीक नजर आता है। सही, ठीक है। बैरिस्टर साहब साथ रहेगा, हमारे साथ कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब और हमारे नुमाइंदगान इमरान वसीम भी हैं और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
शाह साहब, इसमें अब जो फैसला आया है, एक तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय और फिर कानूनी तौर पर जो सवाल ये है कि अब इस तमाम तर जो मामलात थे अब वो ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही जैसे 184(3) का मामला था वो वैसे का वैसा ही अब बरकरार होगा। तो जो चीज़ें 14 मई के इलेक्शन को लेकर ये मामला उठा, अब उसकी कानूनी हैसियत सर क्या होगी? देखिए, बात ये है कि अगर कोई ये कह रहा है या समझ रहा है कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन थी, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए लेजिस्लेशन थी, कुछ शख्सियात को फायदा देने के लिए ये कानून बनाया गया था, तो शायद वो दुरुस्त बात नहीं है। 184(3) के बारे में बहुत अरसे से, कई बरस हो गए इस बात को, मेरा ख्याल है कि 8-10 साल से ये बात चल रही है कि चूंकि उसमें अपील नहीं है 184(3) के तहत, तो अपील का हक जरूर होना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि गलती तो हो सकती है और रिव्यू का स्कोप जो है वो बहुत ही छोटा, लिमिटेड, और गलत फैसले के खिलाफ रिव्यू नहीं हो सकता। ये एक आपको अचंभे की बात लगेगी कि गलत फैसले के खिलाफ रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सराहत के साथ इस जजमेंट में भी कहा है कि अगर फैसला गलत आ गया है तो भी उसको हम रिव्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसके अंदर कोई प्रोसीजरल गलती है, कोई कानून जो है 7 रह गया है, या कुछ ऐसी एरर है जो कि सामने नजर आता हो, तो उस पर हम रिव्यू कर देंगे, लेकिन हम जजमेंट को बिल्कुल भी रिविजिट नहीं करते रिव्यू में। तो ये जो एक दरीना बार काउंसिल का भी ये मुतालबा था, ये सिर्फ पार्लियामेंट का ही बात नहीं थी, ये बार काउंसिल का मुतालबा बड़े अरसे से चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो अपील दी गई है। मसलन अगर स्टे ऑर्डर कोई जज साहब नहीं देते या दे देते हैं तो उसके खिलाफ सिंगल चेंबर में बैठ के तो उसके खिलाफ अपील लायक करती है। और उसके पीछे भी जो हरकत हैं या जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि एक मामला जिसमें आइन में अपील अगर नहीं दी गई तो वो रूल्स के जरिए अपील की जा सकती है। तो ये सिलसिला था सर। तो और जी शाह साहब, मैं ये भी जानना चाहूँ, ये जो आइनी तरमीम है उसके ज़रिए ये मामलात हो सकते थे, तो ये सादा अक्सरियत से जो बिल था उस पर बाकायदा आज जो सेटिस्फाई हो गया मामला, तो इसकी ज़रूरत थी उस वक्त, फिर ये कर लिया गया उजलत में? आप ये समझते हैं कि ये ठीक था कि सादा अक्सरियत के मुताबिक भी ये हो गया, तो ये काबिल कबूल होना चाहिए था? जी, मेरे नज़दीक तो तमाम के तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जी उनको रिविजिट करना जरूरी है। सही। उसकी वजह है 1980 में बने थे और अब कई बरस गुजर चुके हैं। वक्त के तकाजे भी बदल गए हैं, कानून के तकाजे भी बदल गए हैं, और तमाम के तमाम रूल्स को रिविजिट करना अज़हद जरूरी है, पहली बात। नंबर 2, और वो सुप्रीम कोर्ट को खुद कर लेना चाहिए था। नंबर 2, इसके अंदर जो लेजिस्लेशन है वो बिल्कुल हो सकती थी लेजिस्लेशन के जरिए। जब रूल्स के जरिए आप अपील दे सकते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो बनाए गए हैं, तो आप लेजिस्लेशन के जरिए अपील क्यों नहीं दे सकते? और ये जरूर हो सकता है, एतराज हो सकता है कि अपील सुनने के लिए जजेस की तादाद क्या होगी, किस तरीके से, सारी बात। लेकिन लेजिस्लेशन के जरिए ये कहना कि कानून नहीं बनाया जा सकता था, ये शायद इतनी मुनासिब बात नहीं है। और वो क्यों कह रहा हूँ मैं, साहब ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की ये चीज़ थी उस वक्त। ये मैं एक तासुर की बात कर रहा हूँ कि ये एक पार्लियामान उसको महदूद कर रही है, और सबसे सुप्रीम इदारा कोर्ट के अंदर, वैसे तो पार्लियामान है सबसे सुप्रीम इदारा, तो कोर्ट में सबसे सुप्रीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके इख्तियारात महदूद करने के मुतरादिफ होता अगर ये मामला चल जाता। बिल्कुल ऐसा मुझे नजर लिखा जरूर है ये जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के मुतरादिफ है। ये सोच जरूर है कि जजमेंट्स जो आ चुकी हैं उसके ऊपर
उसमें कहा गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी जी, अशतर असाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, उसी ने कानूनदान करेंगे। साहब आपका वक्त का। इमरान वसीम साहब हमारे साथ। इमरान, आप मुसलसल वो पहले जो समातें होती रहीं, फिर इंतज़ार आप करते रहे, 19 से आज जो है वो फैसला भी सामने आ गया है। इस फैसले में क्या आप जो अहम नकात समझ रहे हैं कि जो हैं, जो आगे आने वाले वक्त में जो हैं वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या फिर ये जो फैसला है इससे क्या इम्पैक्ट होगा? आपने फैसला आज पढ़ा है सारा। देखें मुदस्सर, फैसले के ऊपर तो बहुत बात हो चुकी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कह दिया है। अब उस फैसले के ऊपर बहुत सारे जो है वो तज्जिया सामने आ रहे हैं, हर शख्स अपनी राय का इजहार कर रहा है। तो कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कानून दरअसल था क्या और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक आम तौर पे यहाँ पे कहा जाता है कि जब हुकूमत काम नहीं करती तो फिर जो हुकूमत काम नहीं कर रही होती किसी और को करना पड़ता है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है रिव्यू एक्ट के हवाले से, सवाल यह है कि ये पार्लियामेंट को कानून बनाना क्यों पड़ा। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के अपने बनाए गए बेंचेस के फैसले मौजूद हैं, जिसमें कई मरतबा ये बात ऑब्जर्व की गई है, ये बात लिखी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, जो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किन मामलात पे हमने सो मोटो लेना है, किन मामलात पे सो मोटो लेके बेंच की कंपोजिशन क्या होगी, बेंच तश्कील कौन देगा, और वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जब आपने कोई मामला सो मोटो का टेकअप करना है तो उसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल होंगे जिसको आप देखते हुए खुद को सेटिस्फाइड करते हुए अपने इस अख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। तो अदालत के अपने फैसले मौजूद हैं। उन फैसलों के बावजूद आज तक ये कोई महीनों का मामला नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कह रहे थे कि आप एक इंतजामी साइट पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और आर्टिकल 184(3) के हवाले से कुछ पैरामीटर सेट कर लें, रूल्स को अमेंड कर लें, राइट ऑफ अपील के हवाले से चीज़ों को जो है वो कंसीडर करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हुकूमत ने यह कानून साजी कर ली। अब ये जो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, मैं आसान करके इसको बयान करने की कोशिश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक अख्तियार आर्टिकल 184(3) का है, यानी सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो का अख्तियार। दूसरा जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 185(3) का है। 184(3) में सो मोटो के जरिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है। आर्टिकल 185(3) में जो निचली अदालतों से मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल से जो अपीलें होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं। अब जो आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त फैसला देती है, आर्टिकल 185(3) में नीचे से मुख्तलिफ 2-3 फोरम से होते हुए जो भी मुतासर अफीक होता है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। दोनों को नजरसानी की रेमेडी अवेलेबल होती है, यानी नीचे से जिसके पास 3 से 4 राइट ऑफ अपील थे वो ट्रायल कोर्ट से चला, ट्रायल कोर्ट से अपीलेट फोरम पे आया, फिर हाई कोर्ट में आया और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आके उसके पास 4 अपील के राइट थे। लेकिन यहां पे आर्टिकल 184(3) में एक भी अपील का राइट नहीं था। हुकूमत ने यह किया कि चले दूसरी साइड पे आर्टिकल 185(3) में तो 3 से 4 कलामी की माफी में मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।